नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कंजक्टर्स और काउंटर एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करूंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंजक्टर्स क्या होते हैं और काउंटर एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इनका शिक्षण अधिगम में क्या प्रयोग है। कंजक्टर्स को समझने के लिए इंडक्टिव रीजनिंग को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कंजक्टर्स इंडक्टिव रीजनिंग से जुड़े हुए हैं। इंडक्टिव रीजनिंग की जो प्रक्रिया है वह कैसे होती है। इंडक्टिव रीजनिंग में विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति जो डाटा दिया जाता है उस डाटा को ऑब्जर्व करते हैं और उस डाटा को ऑब्जर्व करके देखते हैं कि इसमें कोई पैटर्न है क्या, तो उसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज पैटर्न। तो उस डाटा में पैटर्न को देखने की कोशिश करते हैं। जो पैटर्न मिल जाता है उस पैटर्न से हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं और उस हाइपोथेसिस के आधार पर जनरलाइजेशन करते हैं। तो ये प्रक्रिया जो होती है उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग is reasoning that uses a number of examples to arrive at a generalization or prediction। तो इंडक्टिव रीजनिंग में हम कहाँ पहुंचते हैं? जनरलाइजेशन पर। लेकिन वो जनरलाइजेशन कैसा है? प्लॉसिबल जनरलाइजेशन है। मींस वो जनरलाइजेशन प्रूफ नहीं किया गया है, वो प्रेडिक्शन है। वो सही भी हो सकता है जनरलाइजेशन और गलत भी हो सकता है। तो इस तरह से ये इंडक्टिव रीजनिंग की प्रक्रिया होती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम बच्चों को बोलते हैं कि 4, 8, 16, 32, 64 ये नंबर दिए गए हैं, तो इसके अगला टर्म क्या होगा? व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? तो इसके लिए जो बच्चे क्या करेंगे, इंडक्टिव रीजनिंग के द्वारा सोचेंगे। ये जो सबसे पहली प्रक्रिया क्या थी? ऑब्जर्व डाटा। डाटा को ऑब्जर्व किया, 4, 8, 16, 32, 64। बच्चे सोचेंगे कि ये सभी नंबर जो हैं ये सभी इवन नंबर हैं और ये 4 के मल्टीपल लग रहे हैं। लेकिन 4 के मल्टीपल अगर होंगे तो 4, 8, 12 आएगा, लेकिन इसमें 12 नहीं है। तो क्या प्रक्रिया हो सकती है? तो बच्चे सोच सकते हैं कि ये दो तरह से है। 4 से 8 में जब हम पहुंच रहे हैं तो वो या तो 4 को 4 into 2 करते हैं तो 8 आ जाता है, या 4 + 4 करते हैं तो भी 8 आ जाता है। तो दो तरह से बच्चों ने सोचा कि या 4 into 2 कर सकते हैं तो 8 आ जाएगा, 4 + 4 कर सकते हैं तो 8 आ जाएगा। अगला जो टर्म है वो 16 है। तो वो कैसे आएगा? अगर हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, ये सही है। लेकिन अगर जो दूसरी प्रक्रिया सोची थी 4 + 4 यानी 4 को ऐड करना है नेक्स्ट टर्म में, तो अगर 8 में 4 ऐड कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, यानी कि ये गलत है। तो उसके आधार पर समझ में आया कि जो हम दूसरा तरीका सोच रहे थे पैटर्न, वो पैटर्न काम नहीं कर रहा है। 16 into 2 किया तो 32 आया, यानी अगला टर्म आ गया। 32 into 2 किया 64 आ गया। यानी कि इसको आधार पर बच्चे देख के एक हाइपोथेसिस बना लेंगे वो कि अगला टर्म निकालने के लिए पिछले जो टर्म है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हुई इंडक्टिव रीजनिंग की प्रक्रिया कि 62 में अगर 2 को मल्टीप्लाई करें, जो ऊपर से पैटर्न दिख रहा है, तो 128 आता है। तो यहाँ पर ये इंडक्टिव रीजनिंग की प्रक्रिया होती है। ये टर्म जो निकाला है 128, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन से निकाला है। इसको भी हम दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं इंडक्टिव रीजनिंग का। अगर शिक्षक ने बच्चों से कहा कि ये जो पैटर्न दिया है इसको देखो और ट्राई टू मेक जनरलाइज, इसको जनरलाइज करने की कोशिश करो। बच्चे इसको देखेंगे और देखते हैं कि जो हमने कहा इंडक्टिव रीजनिंग में क्या है, ऑब्जर्व डाटा। डाटा को ऑब्जर्व किया कि ये सभी डाटा हैं, सभी इनमें सभी जो नंबर्स दिए गए हैं सभी में एडिशन की प्रक्रिया हो रही है, और वो देखते हैं कि जोड़ने के बाद क्या आ रहा है। सभी को जोड़ने के बाद जो नंबर आ रहा है वो कैसा है? इवन नंबर है। लेकिन जिनको जोड़ा गया है वो नंबर कैसे हैं? ऑड नंबर है। यानी 1 + 1 = 2। 1 और 1 दोनों कैसे हैं? ऑड नंबर है। 3 और 5 भी कैसे हैं?
ऑड नंबर है और इनको ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। इनके आधार पर बच्चे क्या जनरलाइज कर सकते हैं, बच्चे जनरलाइज कर सकते हैं द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज एन इवन नंबर। तो ये एक जनरलाइजेशन हुआ। ये जनरलाइजेशन जो है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ इन पैटर्न के आधार पर देखा गया। ये जितना नंबर्स हमको दिए गए थे, जितने एग्जाम्पल्स दिए गए थे, उसके आधार पर एक जनरलाइजेशन बनाया गया। और ये जनरलाइजेशन क्या है, प्रूफ नहीं है। तो इस तरह के जो जनरलाइजेशन है, जो इंडक्टिव रीजनिंग के आधार पर आते हैं, उनको कंजक्टर बोलते हैं। तो कंजक्टर क्या होते हैं, कंजक्टर इज अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन इंडक्टिव रीजनिंग। आप समझ गए होंगे कि जो अभी हमने पहले निकाला कि दो विषम संख्याओं का जो जोड़ है वो सम संख्या होती है, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट आया वो क्या हुआ, कंजक्टर हुआ। कंजक्टर इज अ कंक्लूजन, कंक्लूजन कहां से निकला, बेस्ड ऑन इंडक्टिव रीजनिंग। दूसरी तरह से कह सकते हैं कंजक्टर इज एन एजुकेटेड गैस दैट इज बेस्ड ऑन एग्जाम्पल इन अ पैटर्न। किसके ऊपर, कंजक्टर को हम जैसे हाइपोथेसिस को बोलते हैं ना एजुकेटेड गैस, ऐसे ही कंजक्टर को बोलते हैं, लेकिन वो बेस होता है जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। कंजक्टर को दूसरे तरह से ऐसे भी डिफाइन करते हैं, जो अभी हमने कहा था कि वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है लेकिन वो प्रूफ नहीं किया गया है। सो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कंजक्टर इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज नॉट येट बीन रिगरसली प्रूव्ड। अभी उसको प्रूफ नहीं किया गया है, प्रूफ किया जाएगा तो वो, अगर वो स्टेटमेंट जो है उसको अगर हम प्रूफ करते हैं और अगर वो सही मिल जाता है तो वो थ्योरम बन जाती है। सो ये कंजक्टर के बारे में हुआ। कंजक्टर के बारे में और हम कह सकते हैं कंजक्टर अराइव्स व्हेन वन नोटिस अ पैटर्न दैट होल्ड्स ट्रू फॉर मैनी केसेस। जो अभी हमने देखा था कि बहुत सारे जो सम थे वो सभी दो ऑड नंबर को ऐड किया गया तो इवन नंबर आया। तो वो कंजक्टर को कैसे निकला कि वो जो कंजक्टर है वो बहुत सारी सिचुएशंस में कैसा था, ट्रू था। ठीक है, तो इसलिए हम उसको कंजक्टर बोला। However, just because a pattern holds true for many cases does not mean that pattern will hold true for all the cases। जो हम पहले कह रहे थे कि अभी हमने जो एग्जाम्पल में देखा वो 5-6 केसेस के लिए तो ट्रू था, लेकिन हो सकता है किसी और केस के लिए वो ट्रू ना हो। So when a conjecture is rigorously proved, इट बिकम्स अ थ्योरम। कोई भी कंजक्टर अगर ये प्रूफ कर दिया जाए कि वह सही है तो वो थ्योरम बन जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस जो होती है उसमें जब कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो क्या करते हैं, केस को एग्जामिन करते हैं और उसके आधार पे क्या बनाते हैं, कंजक्टर बनाते हैं और उसके बाद उस कंजक्टर को प्रूफ करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रक्रिया किससे जुड़ी होती है, रीजनिंग की, जिसको हमने पहले कहा जो इंडक्टिव रीजनिंग है। सो कंजक्टर हमारा पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस्ड होता है, इंडक्टिव रीजनिंग की प्रक्रिया पर। कंजक्टर को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए शिक्षक ने बच्चों को ये एक पैटर्न, एक आंकड़े दिए 1 + 3 = 4, 1 + 3 + 5 = 9, 1 + 3 + 5 + 7 = 16, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25। तो ये आंकड़ों को जो डाटा है उसको देखकर उनसे बोला गया कि कंजक्टर बनाइए। जब बच्चे इनको देखते हैं तो उनके दिमाग में सामान्यतः क्या आएगा कि ये जो नंबर्स, जो भी नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स को जो ऐड किया गया है उसका जो सम आया है, यहाँ पर ऑड नंबर्स ऐड किए गए हैं और उनका जो सम आया है 4, 9, 16, 25, ये किसी ना किसी नंबर का क्या है, स्क्वायर है। और पहले हमने 2 नंबर ऐड किए तो वो 2 का स्क्वायर था। फिर फर्स्ट से शुरू करके 1, 3, 5 3 नंबर ऐड किए तो वो 3 का स्क्वायर आया। फिर 1, 3, 5, 7 4 ऐड किए तो वो 4 का स्क्वायर आया। फिर 1, 3, 5, 7, 9 5 ऐड किए, 5 ऑड नंबर कंटिन्यूअसली ऐड किए तो 5 का स्क्वायर आया। तो इसके आधार पर स्टूडेंट क्या कंजक्टर्स बना सकते हैं,
बच्चे ऐसा भी बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑड नंबर ऑलवेज गिव्स अ परफेक्ट स्क्वायर, कि ऑड नंबर का जब हम सम करते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर आता है। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इक्वल्स एन स्क्वायर। कैसा कि जो एन ऑड नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स, उनका जो सम है वो कैसा है, एन स्क्वायर है। तो इसके आधार पे बच्चे क्या करते हैं, कंजक्टर बना लेते हैं। ये कंजक्टर सही होंगे या नहीं, अगर ये सही होते हैं तो थ्योरम बन जाते हैं, और अगर सही नहीं होते हैं उस कंजक्टर में को प्रूफ करने के लिए, थ्योरम बनाने के लिए हमें बहुत सारे एग्जांपल्स देने पड़ते हैं। लेकिन ये कंजक्टर अगर रॉन्ग है तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। अगर वो कंजक्टर के लिए अगर एक भी एग्जांपल ऐसा मिल जाता है जो कंजक्टर को गलत साबित कर दे तो क्या होगा, वो काउंटर एग्जांपल होगा। सो काउंटर एग्जांपल इज एन एग्जांपल दैट शो अ कंजक्टर इज फॉल्स। जो भी कंजक्टर बनाया है अगर उसको कोई भी एक एग्जांपल उसको गलत साबित कर दे तो उसको बोलेंगे काउंटर एग्जांपल। टू शो दैट अ कंजक्टर इज ट्रू यू मस्ट प्रूव इट, बट टू शो अ कंजक्टर इज फॉल्स यू नीड ओनली टू फाइंड वन एग्जांपल फॉर विच द कंजक्टर इज फॉल्स, दैट दिस इज कॉल्ड काउंटर एग्जांपल। तो किसी भी कंजक्टर को फॉल्स बताने के लिए अगर आप एक एग्जाम्पल दे देते हो तो उसको बोलते हैं काउंटर एग्जाम्पल। इसको हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। कंजक्टर, अगर बच्चों ने एक कंजक्टर बनाया कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो कैसे हैं, ऑड नंबर है, जैसे 3, 7। लेकिन 2 भी एक प्राइम नंबर है बट वो ऑड नंबर नहीं है, तो ये कंजक्टर कैसा हो गया, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, ये गलत हो गया। और 2 कैसा हो गया, वहां पर काउंटर एग्जांपल हो गया। तो हम अगर ऐसा बोलना चाहें कि सभी प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं 2 को छोड़कर, तो कंजक्टर क्या होना चाहिए, ऑल प्राइम नंबर्स जो है आर ऑड नंबर एक्सेप्ट 2। तो जब हम इस कंजक्टर को क्या करना पड़ेगा, हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक काउंटर एग्जांपल मिल गया जो कंजक्टर को गलत साबित कर रहा था। इसको हम एक अन्य उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं कि बच्चों ने अगर एक कंजक्टर बनाया, ऑल रेक्टेंगल्स हैव ओनली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, कि सभी जो रेक्टेंगल्स हैं उसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे कि आप अभी स्लाइड पे देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल है जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, दोनों तरह से हम इसको फोल्ड करें तो ये बराबर होगा। लेकिन जो स्क्वायर होता है वो भी एक क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, और स्क्वायर में 2 की जगह कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो ये क्या हुआ, स्क्वायर जो हुआ वो कैसा हो गया, वो इस कंजक्टर को रॉन्ग बता रहा है, तो स्क्वायर इसके लिए क्या हो गया, काउंटर एग्जांपल हो गया। तो इस तरह से कक्षा में शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों को बहुत से मौके दें, बहुत से ऐसे प्रश्न पूछें, उनको बहुत सारे पैटर्न बताएं जिससे बच्चे कंजक्टर बनाएं और उन कंजक्टर को देखें कि वो कंजक्टर सही है या नहीं। सही नहीं है तो उसके लिए बच्चे काउंटर एग्जांपल खोजें। तो जब बच्चे ये करेंगे तो उनके अंदर इंडक्टिव रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये प्रक्रियाएं डेवलप होंगी जो गणित का असली उद्देश्य है। तो मुझे लगता है कि आपने कंजक्टर्स और काउंटर एग्जांपल को अच्छे से समझ लिया होगा। धन्यवाद।